अगर हम बात करें इस चैप्टर की जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की, तिशानी दोषी का लिखा हुआ ये चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सवाल ये उठता है कि मतलब तिशानी दोषी इस चैप्टर में अपनी अंटार्कटिका की जर्नी को इलेबोरेट। अगर हम बात करें इस चैप्टर की जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की, तिशानी दोषी का लिखा हुआ ये चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सवाल ये उठता है कि मतलब तिशानी दोषी इस चैप्टर में अपनी अंटार्कटिका की जर्नी को इलेबोरेट कर रही है। वो ये बता रही है कि वो अंटार्कटिका कैसे गई, वहां जाकर उसने क्या क्या देखा, कैसे फील किया। द स्टोरी हैज ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बट द पॉइंट, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज दिस की हाउ दिस सिंपल साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग गर्ल ऑफ इंडिया, हाउ शी गॉट अ चांस टू गो टू अंटार्कटिका, उसे अंटार्कटिका जाने का चांस कैसे मिला। तो ये आपके चैप्टर में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, हम इसे थोड़ा पहले उठाते हैं। सो बेसिकली देयर वाज अ मैन, साउथ इंडियन, एक कनेडियन इंसान था। देयर वाज अ मैन, ये कनेडियन इंसान, और द नेम ऑफ दैट कनेडियन वाज जियोफ ग्रीन। अपने बड़े से शिप एकेडमिक शोकल्स्की में बिठाकर लोगों को, बोले तो रिच लोगों को, सेलिब्रिटीज को, और क्या बोलते हैं क्रियोसिटी सीकर्स को, रिटायर्ड लोगों को, ही यूज टू कार्ट देम टू अंटार्कटिका, उन सब लोगों को वो अंटार्कटिका ले जाता था। और ऑब्वियस सी बात है, पैसे वैसे कमाना वॉज अ डिफरेंट थिंग। ही हैड अ काइंड ऑफ होप इन हिज माइंड, उसके दिल में, उसके दिमाग में ये उम्मीदें थी कि दीज पीपल विल go to Antarctica, they will see the deteriorating condition of Antarctica, they will come back, ये वापस लौटेंगे और वापस लौटकर पूरी दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस का, अपनी पॉपुलैरिटी का, अपने सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाएंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां हो सके अपने लोगों के बीच इस मैसेज को कन्वे करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे अबाउट द थिंग्स विच आर हैपनिंग एट अंटार्कटिका, इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। ये सेलिब्रिटीज जाते, एंजॉय करते और वापस चले आते। दे कुड गिव बैक इन अ वेरी लिमिटेड वे। इनसे जो तो जिस तरीके का रिस्पांस जियोफ ग्रीन चाह रहा था, जिस तरीके का रिस्पांस जियोफ ग्रीन को चाहिए था इन सेलिब्रिटीज से, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, समझिए। इन सेलिब्रिटीज से, इन क्रियोसिटी सीकर से, इन रिटायर्ड लोगों से सोच रहा था कि ये दुनिया में काइंड ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करेंगे और डिटेरियोरेटिंग एनवायरनमेंट को लेकर लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बट ये जाते, घूमते फिरते, मस्ती करके आ जाते। दैट्स वाई एक टाइम के बाद ही गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग दीज पीपल, वो थक गया इन लोगों को वहां ले जाते एंड ही डिसाइडेड टू टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अंटार्कटिका। अब उसने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल नॉट टेक दीज रिच पीपल और क्रियोसिटी सीकर्स or these celebrities to Antarctica. Now I will take students. Question आता है why Geoff Green selected students for his program? जियोफ ग्रीन ने अपने इस प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज स्टूडेंट उस एज का बच्चा होता है जिस एज में ही इज रेडी टू लर्न, ही इज रेडी टू एब्जॉर्ब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज रेडी टू एक्ट। स्टूडेंट फ्यूचर का पॉलिसी मेकर है, स्टूडेंट फ्यूचर का इंजीनियर है, स्टूडेंट फ्यूचर के, स्टूडेंट इज फ्यूचर, वो आगे की फ्यूचर जनरेशन है। अगर आप उस एज में स्टूडेंट्स के मन में अपने प्लेनेट को लेकर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दें तो फिर वो काम हो गया। फिर वो फ्यूचर में आगे चलकर जब पॉलिसीज बनाएंगे तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। इसी थॉट प्रोसेसिंग के साथ जियोफ ग्रीन स्टार्टेड हिज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एंड ही सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर दैट। Moreover, the program was a great success as well. ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी रहा। रीजन बिहाइंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पॉसिबल टू गो समवेयर नियर अंटार्कटिका। पहली बात तो ये कि अंटार्कटिका जाना इतना आसान काम है ही नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल काम है। और दूसरा, टू कम फ्रॉम देयर अनइम्पैक्टेड, वहां से अनइम्पैक्टेड हुए बगैर आना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। जब आप अंटार्कटिका जाते हैं, वहां की बर्फ की शीट को पिघलते हुए देखते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों को टूटते हुए देखते हैं, यू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। आपको रियलाइज होता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है ये रियल है, ये सच है। एक दिन अगर हमने ये अपनी बदतमीजियां, अपनी रेकलेस एक्टिविटीज को कर्ब ना किया, कंट्रोल ना किया, अ डे विल कम व्हेन द होल प्लैनेट विल गो अंडर वाटर बिकॉज अंटार्कटिका, आइस ऑफ द अंटार्कटिका विल मेल्ट। 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस कोर इज सिचुएटेड इन अंटार्कटिका. So it's quite easy to blaze about, or it's quite easy to talk about the global warming and receding ice line and global climate change. इनके बारे में अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, अपने कंफर्टेबल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में बैठकर, अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर इनके बारे में बातें करना बहुत आसान है। जुबान ही तो है, चला लो। लेकिन जब वहां आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको समझ आता है कि नहीं, वी नीड टू टेक सम एक्शन।
That's why Geoff Green started his program. The name of the program was Students on Ice program. He selected students from all over the world और उनको वहां लेकर जाता था. इसी प्रोग्राम के अंडर हमारे कंट्री से तिशानी दोषी भी उन बंच ऑफ टीनेजर्स के साथ गई. अब यहां से आपका शुरू से शुरू हो जाता है चैप्टर कि वहीं से पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ तिशानी दोषी. ठीक है, तिशानी दोषी की जर्नी मद्रास से चालू हुई. ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास. तो इसी प्रोग्राम के अंडर अब तिशानी दोषी वहां गई. तो पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ तिशानी दोषी. द जर्नी ऑफ तिशानी दोषी स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास. मद्रास से चालू हुआ. इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स. 9 अराउंड टाइम जोन्स क्रॉस करके गई. 6 चेक पॉइंट्स. 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करके गई. एंड एज मैनी एज इकोस्फेयर्स, उसने इतने सारे ही इकोस्फेयर्स भी क्रॉस किए टू रीच अंटार्कटिका. बाय द टाइम शी रीच्ड अंटार्कटिका, जब तक वो अंटार्कटिका पहुंची तब तक शी हैड ऑलरेडी कवर्ड 100 आवर्स ऑफ जर्नी. 100 आवर्स की जर्नी वो क्रॉस करके जा चुकी थी, पहुंच गई थी वहां पर. इन कॉम्बिनेशन ऑफ शिप, प्लेन एंड कार. शिप, प्लेन और कार तीनों को मिलाकर शी हैज कवर्ड अराउंड 100 आवर्स ऑफ जर्नी. तो दिस इज द जर्नी ऑफ तिशानी दोषी. उसके ठीक बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ तिशानी दोषी ऑन रीचिंग अंटार्कटिका. अंटार्कटिका पहुंचते ही तिशानी दोषी की फीलिंग्स को एक्सप्लेन करिए. ओके, ऑन रीचिंग अंटार्कटिका द फर्स्ट फीलिंग, 2 वर्ड याद रखने हैं, रिलीफ एंड वंडर. 2 वर्ड्स याद रखने, रिलीफ एंड वंडर. द फर्स्ट फीलिंग ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वॉज द फीलिंग ऑफ रिलीफ, followed up immediately by the relief of feeling of profound wonder. उसके बाद immediately उसे profound wonder हुआ, surprise हुआ. Wonder at its immensity, wonder at its isolation. इस बात पर wonder हुआ कितना immense place है, कितना फैला हुआ लंबा चौड़ा हिस्सा है. Wonder at its isolation, कितना अलग थलग है ये जगह दुनिया से. And most importantly, wonder at the fact that कभी एजेस एंड एजेस पहले इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ अंटार्कटिका. इस बात पर वंडर हुआ कि कभी इंडिया अंटार्कटिका का एक हिस्सा था. दैट वॉज रियली अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर तिशानी दोषी. सो फीलिंग्स ऑफ तिशानी दोषी, रिलीफ एंड वंडर. तो अब यहाँ पर उसके वंडर वाले पार्ट से अगला पार्ट एसोसिएट होता है कि हाउ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका. तो विल हैव टू गो टू हिस्ट्री. इंडिया अंटार्कटिका का हिस्सा कैसे था कभी किसी भी एज में. तो यस, अब यहाँ से चालू होता है आपका अगला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट. इस पर आपका अगला क्वेश्चन आता है. 650 मिलियन ईयर्स अगो, कोई 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है. there existed a super amalgamated a big continent. एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, एक super amalgamated continent indeed exist करता था. and the name of that super amalgamated continent was Gondwana supercontinent. ये आज के ज़माने के जो नीचे हमारे अर्थ के बेस पर अंटार्कटिका है उसके आसपास ये अंटार्कटिका, ये सारी ज़मीन नीचे एक ही जगह पर अर्थ पर सिचुएटेड थी. ये सुपर कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था. सारी अर्थ की ज़मीन जो अभी अर्थ के ग्लोब पर यहाँ नज़र आती है वो कभी नीचे थी, यहाँ अर्थ के बेस अंटार्कटिका के आसपास, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका और इंडिया आपस में जुड़े हुए थे. वो ज़माना था इंडिया ऐसे ड्रिफ्ट करके ऊपर चला गया. अगर इंडिया ये है, ये इंडिया है, तो वो इंडिया पहले अंटार्कटिका के लैंड के साथ जुड़ा हुआ था. ये अंटार्कटिका लैंड है और ये ज़मीनें धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुई. 500 मिलियन ईयर तक, फॉर 500 मिलियन ईयर दिस सुपर कॉन्टिनेंट थ्राइव. 500 मिलियन ईयर तक ये सुपर कॉन्टिनेंट थ्राइव करता रहा, फ्लरिश करता रहा. क्लाइमेट वॉज मच वार्मर एट दैट टाइम. क्लाइमेट काफ़ी वार्म था और लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना था. अच्छा खासा, खूब सारी एनिमल वैराइटीज़, जानवरों की, पौधों की वैरायटी, डायनासोर्स, वुली राइनोज, मैमथ, इस तरीके के एनिमल्स थे. और 500 मिलियन ईयर तक ये चलते रहे, फ्लरिश करता रहा ये प्लेनेट. एंड देन सडनली द लैंड मास स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग. वो लैंड मास जो नीचे आपस में अमलगमेटेड था, अंटार्कटिका वाला पार्ट नीचे रह गया और बाकी का हिस्सा टूट टूट कर आगे बढ़ने लगा. एंड विच फॉर्म द प्रेजेंट डे ग्लोब. अब आपकी ज़मीन यहाँ आ चुकी है, इस जगह पर, यहाँ पर ग्लोब के इस पार्ट पर. ऐसा नहीं कि रुक गई, अभी भी मूव कर रही है. आने वाले सालों में, मिलियन ईयर्स में शायद ये ऊपर जाकर हिट कर जाए, सारी ज़मीन ऊपर चली जाए, अंटार्कटिका अर्थ के बिल्कुल बेस पर रह जाए, डेजोलेटेड सा पार्ट रह जाए. फ्यूचर में ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो दैट वाज द सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर अमलगमेटेड कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जो 650 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था. 500 मिलियन ईयर तक वो थ्राइव करता रहा. उसके बाद वो लैंड मास टूटना शुरू हो गई और प्रेजेंट डे आपका अंटार्कटिका, वो प्रेजेंट डे ग्लोब आपका तैयार हो गया.
तो वहाँ की बात करें, अगर हम उस प्लेनेट की बात करें, तो डेफिनेट सी बात है कि उस वक्त इंसान सिनेरियो में आए नहीं थे। वुली राइनोस थे, मैमथ थे, डायनासोर थे, फिर धीरे धीरे इंसान सिनेरियो में आए, लैंड मास ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, प्रेजेंट डे का आपका ग्लोब तैयार हो गया। अब आती है बात ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन दिस प्लेनेट। तो उस वक्त जो है क्लाइमेट अलग था, अब इंसान का इस प्लेनेट पर क्या इम्पैक्ट आया। तो वही वाली बात है कि पहली बात है वो ये भी कह रही है कि अंटार्कटिका जैसी जगह पर जाना, वहाँ जाना जहाँ अर्थ का 90% आइस वॉल्यूम स्टोर्ड है, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई विजिटिंग अंटार्कटिका वाज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर तिशानी दोषी। तिशानी दोषी के लिए अंटार्कटिका जाना एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट क्यों था? चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, हिलाने मतलब हिल गई वो वहाँ जाकर, इसलिए नहीं कि वहाँ जाकर उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ। अनडाउटेडली जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। मेटाबॉलिज्म तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वहाँ जाकर उस जगह की आइसोलेशन को देखकर, उस जगह की इमेंसिटी को देखकर, उस जगह की प्योरिटी को देखकर, उस जगह के प्रिस्टीननेस को देखकर शी वॉज लाइक जॉ ड्रॉप्ड। वो हिल चुकी थी कि वाह यार, दुनिया में ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करता है, और कभी इंडिया इस जगह का एक पार्ट था। ये चीज़ें उसके लिए बड़ी गहरी थी। फिर अगली बात, शी इज डिस्क्राइबिंग वॉकिंग एट अंटार्कटिका इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। अंटार्कटिका में घूमने को वो एक बहुत बड़े क्रेजी बॉल के अंदर घूमने से कंपेयर कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बॉक्स में बंद करके यहाँ से कहीं भी ले जाऊँ, आपको दिल्ली ले जाऊँ, आपको करनाल ले जाऊँ, सोनीपत ले जाऊँ, देहरादून ले जाऊँ, आपको अपने आसपास सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, बॉक्स बॉक्स और सिर्फ बॉक्स। ना आपको पेड़ दिखेंगे, ना पौधे दिखेंगे। ऐसी अगर आप अंटार्कटिका में, अगर मैं आपको एक बॉल के अंदर डाल दूं, तो आपको अपने आसपास कहीं भी ले जाऊं, आपके उस बॉल में डाल के आपको अपने आसपास आप कितना ही मूव कर लो, यू विल ओनली बी एबल टू सी द वॉल ऑफ द बॉल। आपको बॉल की दीवार ही नजर आएगी, अपने आसपास बॉल ही नजर आएगी। ऐसी इफ यू गो टू अंटार्कटिका, अगर आप अंटार्कटिका जाएं, वहां आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती हैं, सफेद बर्फ एंड नीला आसमान। यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स। So that's why walking at Antarctica is described as walking into a giant ping pong ball. अगला क्वेश्चन आता है, why you lose all earthly sense of perspective and time at Antarctica। आपको अंटार्कटिका जाकर earthly sense of perspective या टाइम आपका जो है वो लूज क्यों? ऑब्वियस सी बात है, at Antarctica you lose all earthly sense of perspective। आपको अर्थ पर हजारों चीजें देखने की आदत है, बिल्डिंग्स देखने की आदत है, बिलबोर्ड्स देखने की आदत है, पेड़ देखने की आदत है, हजार तरह के कलर्स देखने की आदत है। आप अगर अपने रूम में ही देखें, आपको हजारों तरह के रंग दिख जाएंगे, मल्टीपल चीज़ें दिख जाएंगी। सड़क से बाहर निकलेंगे तो उससे भी ज़्यादा आपका पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है देखने का। बट एट अंटार्कटिका यू लूज दिस अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। वाई? बिकॉज वहां आपको सिर्फ दो चीज दिख रही है, व्हाइट आइस और नीला आसमान। देयर इज नो ह्यूमन मार्कर। वहां इंसान की बनाई हुई कोई चीज नहीं है, नो बिलबोर्ड्स, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है। So first part, I think it is clear now that at Antarctica you lose all earthly sense of perspective. Second question, इसी का ही second part, why you lose all earthly sense of time at Antarctica। Undoubtedly अर्थ पर हमें टाइम देखने का अंदाजा है, हमें पता है अभी रोशनी हो रही है, अभी दोपहर है, अभी 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। बट एट अंटार्कटिका इट इज 6 months डे एंड 6 months नाइट। वहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो रात के 12 बज रहे हैं और सूरज रात के 12 बज रहे हैं और सूरज आपके सर पर चमक रहा होगा जब दिन वाला टाइम चल रहा है। ऐसे जब रात वाला टाइम चल रहा है, दिन के 12 बज रहे होंगे और काला अंधेरा होगा, तो वहाँ जाकर ना आपको टाइम का अंदाज़ा होता है, ना आपको पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा होता है। ये अंटार्कटिका का स्टेटस है। इट इज स्टिल रिलेटिवली प्रिस्टीन। अंटार्कटिका आज भी रिलेटिवली प्रिस्टीन है, अनटच्ड है, प्योर है। वहाँ कोई ह्यूमन मार्कर नहीं बसा है, कोई ह्यूमन कॉलोनी आज तक वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पर इंसान की करीबी कोई चीज़ वहाँ नहीं पहुँची है। इसीलिए आज भी अगर अंटार्कटिका की आइस कोर को खोदा जाए, आज भी उसकी बर्फ को खोदें आप, 50 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन के रिकॉर्ड्स आपको आज भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हर चीज पर क्वेश्चन आता है, व्हाई इज अंटार्कटिका रिलेटिवली प्रिस्टीन? यू नो द आंसर। आज भी उसकी बर्फ के अंदर 50 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन के रिकॉर्ड्स दबे हुए हैं, अनटच्ड, बिल्कुल यू कैन से डॉक्टर्ड, एज इट इज पड़े हुए हैं। खोदो, निकालो और देखो 50 मिलियन ईयर्स पहले स्ट्रक्चर कैसा था, जमीन की कंपोजिशन कैसी थी, कौन सी गैसेज एनवायरनमेंट में थी, हर चीज उन रिकॉर्ड्स में आपको मिल जाएगी, किस तरह का अर्थ हुआ करता था। तो अंटार्कटिका जब आप जाते हैं, आप अपने आप को उस हिस्ट्री में डूबा हुआ पाते हैं।
वहाँ जाते हैं तो आपको पता चलता है कॉर्डिलेरन फोल्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ जाते हैं तो पता चलता है टेक्टोनिक प्लेट्स की क्या वैल्यू है हमारे प्लेनेट पर, वहाँ जाकर जाते हैं तो पता चलता है कि एक्सटिंक्शन और इवोल्यूशन वर्ड्स की रियल मीनिंग क्या है, वहाँ जाकर पता चलता है ओजोन डेप्लीशन के फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, वहाँ जाकर पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये सब चीज़ें वहाँ जाकर जब हम अपनी आंखों से बर्फ के पहाड़ों को टूटते हुए देखते हैं, बर्फ को पिघलते हुए देखते हैं, देन वी रियलाइज दैट द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। Prognosis is not good. The future consequences are not good. The future is not safe. The future is not good. Reason being, हमारी एक्टिविटीज की वजह से फ्यूचर पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। 650 मिलियन ईयर ओल्ड इस प्लेनेट पर इंसान को आए हुए महज 12,000 साल हुए हैं। Human have put their feet on this planet just 12,000 years ago, and this planet is 650 million years old. 650 मिलियन ईयर ओल्ड अगर मैं टाइम का एक जियोग्राफिकल मैप बनाऊं, तो जियोग्राफिकल टाइम पीरियड बनाऊं, क्लॉक बनाऊं, तो उस क्लॉक पर इंसान का ड्यूरेशन महज कुछ सेकंड्स का है इस प्लेनेट पर, और उन कुछ सेकंड्स में हमने इस अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वी हैव लेफ्ट इट गैस्पिंग, हम इसे गैस्पिंग छोड़ रहे हैं। वी आर मेकिंग इट अ लाइव गैस चैम्बर, हमने इस प्लेनेट को गैस चैम्बर बना दिया है। अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, कार्बन की लेयर मोटी करते चले जा रहे हैं, अर्थ पर जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स के लिए वी आर फाइटिंग विद द अदर स्पीशीज, दूसरे स्पीशीज के साथ उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स के लिए अब हमारी फाइट्स हो रही हैं, हमें उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द फैसिलिटीज गिवन बाय दिस प्लेनेट, वी आर नॉट लिविंग इन हार्मनी विद दिस प्लेनेट। तो ऐसे में इंसान का जो इम्पैक्ट है, ह्यूमन इम्पैक्ट इस प्लेनेट पर, वो बहुत ही नेगेटिव है। दैट्स वाई हमारे प्रोग्नोसिस अच्छे नहीं हैं। अदरवाइज तो ये अर्थ हैज इन एम्पल फॉर एवरीबडीज नीड, ये एक कोट है अर्थ के लिए, इट हैज एम्पल, इट हैज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, बट इट डजंट हैव एनीथिंग फॉर योर ग्रीड। बट अगर लालच का पूरा करने लगे तो अर्थ के पास कम पड़ जाएगा, बिकॉज इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता है। वहाँ ये गई, उस पार्ट पर वो गई, और वहाँ जाकर उसने अंटार्कटिका को देखा, दुनिया जहान की चीज़ों को देखा। अंटार्कटिका का इकोसिस्टम बड़ा सिंपल सा इकोसिस्टम है। माइटी में छोटे छोटे सिंपल माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेकर मिजेट से लेकर वहाँ बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल्स पानी में मिलती हैं। बड़ा सिंपल इकोसिस्टम है। अंटार्कटिका में कई इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, कई इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं जो पानी में तैर रहे हैं, जिन पर कंट्रीज मतलब फ्लरिश कर जाएं। बेल्जियम कंट्री का जो साइज़ है, उतने साइज़ के तो वहाँ बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। एक उबीक्विटस ओमनी प्रेजेंट, हर तरफ फैली हुई साइलेंस वहाँ बिखरी रहती है। वो साइलेंस कभी कभी बर्फ के पहाड़ के टूटने पर डिस्टर्ब होती है, या बर्फ के पानी में गिरने पर डिस्टर्ब होती है। अंटार्कटिका जाकर पता चलता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ये क्वेश्चन आए तो आपको फाइटोप्लैंक्टन्स डिस्कस करने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फाइटोप्लैंक्टन, ये क्वेश्चन आए तो आपको फाइटोप्लैंक्टन डिस्कस करने हैं। इन द पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर एग्जिस्ट द मेटाफर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये क्वेश्चन आए तो आपको फाइटोप्लैंक्टन्स डिस्कस करने हैं। समटाइम्स स्मॉल एक्शंस कैन हैव बिगर कंसिक्वेंसेस, कई बार छोटी चीज़ों के बहुत बड़े कंसिक्वेंसेस होते हैं। ये क्वेश्चन आए तो आपको फाइटोप्लैंक्टन डिस्कस करना है। 4 क्वेश्चन 1 आंसर। फाइटोप्लैंक्टन, A small microscopic plant which is found at Antarctica, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। वहाँ की फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ और छेड़छाड़ हुई तो फूड चेन खराब हो जाएगा वहाँ पर। फाइटोप्लैंक्टन्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वहाँ फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अंटार्कटिका में इतने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं कि वो अर्थ का एक और लंग है। जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट अर्थ का लंग कहलाते हैं, अंटार्कटिका के फाइटोप्लैंक्टन्स भी दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। वो हैं तो अर्थ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन है। अंटार्कटिका में अगर फाइटोप्लैंक्टन की क्वांटिटी बढ़ गई तो अर्थ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा हो गए तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन ज़्यादा अगर अर्थ पर हो गई, जरा जरा सी फ्रिक्शन से आग लगेगी, चीज़ें ऑक्सीडाइज ज़्यादा होंगी, इंसान बूढ़ा जल्दी होगा, बिकॉज स्किन बॉडी सब ऑक्सीडाइज होगी, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अंटार्कटिका में अगर फाइटोप्लैंक्टन की क्वांटिटी कम हुई तो अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और अगर अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो पानी, बर्फ पिघलेगी, वहाँ की बर्फ पिघलेगी, तो जो 30% लैंड पर हम कूद रहे हैं, जी रहे हैं, वो 30% लैंड पानी के अंदर चली जाएगी। तो पॉइंट इज दिस माय लॉर्ड, अगर आपको देखें तो एक छोटे से फाइटोप्लैंक्टन के पैराबल में, एग्जाम्पल में हमारे सर्वाइवल का मेटाफर छुपा है। हम जिंदा हैं बिकॉज अंटार्कटिका में फाइटोप्लैंक्टन जिंदा है।
हम जिंदा हैं बिकॉज वहां फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव कर रहे हैं। जिस दिन फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो गए पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। तो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। छोटा सा माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, उसे संभाल लो, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बड़ी चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। Sometime the smaller things, smaller actions can have bigger consequences. छोटी सी चीज नहीं संभालोगे, बिगर कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो ये सारे आंसर्स आपके फाइटोप्लैंक्टन पर आएंगे। और हमने फाइटोप्लैंक्टन की दुर्गति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओजोन लेयर में जिस तरीके से हमने डेप्लीशन किया है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, उससे फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर हम ये एक्टिविटीज़ अगर ओजोन लेयर का डेप्लीशन ना रोके टाइम रहते, उसे सस्टेन ना कर पाए, उसे मैनेज ना कर पाए, बैलेंस ना कर पाए, तो फाइटोप्लैंक्टन खत्म होंगे और हम सब खत्म हो जाएंगे। छोटी चीज़ें संभाल लीजिए, बड़ी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। और यही चीज़ों को समझाने के लिए जियोफ ग्रीन ने अपना प्रोग्राम चालू किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लास्ट पैराग्राफ, वॉक ऑन द ओशन। जब 13.66 डिग्री पर जाकर इनका शिप फंस गया और आगे टाइडपोल आइलैंड के आगे नहीं जा पा रहा था, इनका शिप रुक गया, तो कैप्टन ने कहा नाउ वी विल मूव बैक, अब हम वापस जाएंगे। और उसने जो है शिप को वापस लेने का डिसाइड किया। दैट वाज द जर्नी, दैट वाज द एंड ऑफ द अर्थ ओवर देयर। वहाँ वो पहुँच चुके थे, दैट वाज देयर एंड। अब वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने अपने शिप को वापस मोड़ने के लिए डिसाइड किया, तो कैप्टन ने सारे के सारे 52 के 52 बच्चों को और उनके साथ जो मेंटोर्स गए थे, तिशानी दोषी और भी लोग जो गए थे, सबको कहा सब शिप से नीचे उतरो और समुंदर के ऊपर चलकर देखो। वो कहती है कि जर्नी टू अंटार्कटिका, मेरी अंटार्कटिका की जर्नी बहुत सारी ब्यूटीफुल एपिफनीज से भरी हुई है, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज से भरी हुई है। बट जो सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी थी वो थी, सबसे ब्यूटीफुल एपिफनी जो थी वो थी वॉक ऑन द ओशन। वहां हम सब समुद्र पर उतरे, गोरटेक्स बड़े बड़े हैवी कपड़े पहनकर ताकि ठंड ना लगे, रस्सियों से बंधे हुए, आंखों पर ग्लेयर्स लगाकर ताकि सन ब्लाइंडनेस ना हो जाए, आइस ब्लाइंडनेस ना हो जाए, वो सब पहन के फुल्ली लोडेड होकर हम समुद्र पर उतरे। इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था ये। पैरों के नीचे 1.5 मीटर 1 मीटर मोटी बर्फ की लेयर और उसके नीचे 180 मीटर जीता जागता समुंदर, जिसमें वेल्स घूम रही हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा मतलब अलग तरह की एनिमल वेराइटीज़ हैं, सब कुछ है। दैट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, दैट वाई इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एपिफनी। कहती है दूर मुझे क्रैब ईटर सील्स धूप सेकते हुए नजर आए, तो मुझे अपने अर्थ के, अपने कॉन्टिनेंट के पेड़ों के नीचे कुत्ते लेटकर धूप सेकते हैं, मुझे वो याद आ गई। हर चीज़ कनेक्टेड है। हमारे वहाँ कुत्ते ज़्यादा हैं तो वो धूप सेकते हैं, यहाँ पर क्रैब ईटर सील्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा दिख रही हैं। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। वहाँ पर ये दिखता है तो यहाँ पर ये दिख रहा है। इट वॉज अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर मी कि यार सेम ही तो हैं चीज़ें, इट्स लाइक दैट। तो 2 हफ्ते बंच ऑफ टीनेजर्स के ऐसी जगह पर बिताए जहाँ पर अर्थ का 90% आइस कोर स्टोर्ड है। 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करके, 9 टाइम जोन्स क्रॉस करके मैं वहाँ पहुँची, 100 आवर की जर्नी करके वहाँ पहुँची। मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना डिटेरियोरेशन के बाद भी हमारे प्लेनेट ने अपना बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। आज भी अर्थ पर एक ब्यूटीफुल बैलेंस मेंटेन्ड है जो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। हमें उसे बचा कर रखना है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर मिलियन ईयर्स में इतने चेंजेस हो सकते हैं तो एक दिन में भी बदलाव हो सकता है। अगर इंसान अपने अंदर बदलाव लाना चाहे, उसकी एक एक्टिविटी से भी प्लेनेट सेव किया जा सकता है। और वो इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए जियोफ ग्रीन बच्चों को वहाँ लेकर गया, ताकि वो उस प्लेनेट को लेकर एक नई अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर कर पाएँ, अपने अंदर डेवलप कर पाएँ। दिस इज द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एंड आई होप सो आप लोगों को अब तो ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।